जब हमें कोई घर खरीदते हैं तो मेरे पास लोन पेमेंट के लिए दो ऑप्शन आता है, प्री ईएमआई और फुल ईएमआई। इस प्री ईएमआई और फुल ईएमआई का बेसिक डिफरेंसेस क्या है, कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, प्री ईएमआई या फुल ईएमआई, और इसके सारे डिटेल ये सब हम देखेंगे। नॉर्मली ईएमआई स्टैंड्स फॉर, ईएमआई कहते किसको है, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसमें कि प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों पार्ट रहता है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई कहलाता है। एंड प्री ईएमआई ए प्रीवियस टू इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को कहते हैं। फुल ईएमआई के डिफिनीशन की बात करें तो इट इज़ एप्लीकेबल फुल्ली ऑन ए फुल्ली डिसबर्समेंट स्टेज, जब पूरा का पूरा लोन डिसबर्स हो जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, रियल एस्टेट या बिल्डर वाले को पूरा पैसा मिल जाता है, तब मेरा फुल ईएमआई स्टार्ट होता है। सपोज हमने एक घर लिया है और उसके पोजीशन हमको मिल चुका फ्रॉम द प्रॉपर्टी का, उसके बाद जो हम पेमेंट आता है ईएमआई के रूप में, तो उसको हम फुल ईएमआई कहते हैं। इसमें दोनों चीज़ें होती है, पहला प्रिंसिपल एज वेल इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर हम प्री ईएमआई की बात करें तो इट मीन्स इफ़ यू बोरो मनी फ्रॉम ए बैंक टू परचेज ए प्रॉपर्टी दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, पूरा बना नहीं है अभी तक, अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड लोन इज डिसबर्स पार्शियली, पूरा लोन मिला नहीं है, पूरा लोन सैंक्शन हुआ है बट पूरा लोन प्रॉपर्टी डीलर को नहीं मिला है, तो जो वो पार्सली पेमेंट होता है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना रहता है। यू नीड टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द डिसबर्स्ड होम लोन अमाउंट। इट इज़ नोन एज ए प्री ईएमआई। प्री ईएमआई कंटेंट्स ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट, एक ही रहता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट ही रहता है। अब आते हैं कि प्री ईएमआई कैलकुलेट कैसे करती है। तो सबसे पहले प्री ईएमआई कंसीडर करता है केवल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, और इंटरेस्ट ही पेमेंट करना रहता है और कुछ भी नहीं। एक तो मैं प्री ईएमआई का कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट पे होता है, दूसरा केवल इंटरेस्ट पे करना रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमने लोन लिया है, मैंने 50 लाख का लोन लिया है, लेकिन पहला डिसबर्समेंट, पहला पेमेंट 5 लाख का हमको बिल्डर को करना है, और करंट मार्केट रेट का इंटरेस्ट हम पकड़ लेते हैं 7.5, तो हमको 5 लाख का 7.5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, 5 लाख का 7.5% की कैलकुलेशन की बात करें तो ये मेरा टोटल 5 लाख 7.5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 3750। ठीक है, 37,500 मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ पे अगर मेरा 37,500 इंटरेस्ट कैलकुलेट किया मैंने, तो ये क्या है, ईयरली है, लेकिन मेरा पिछले महीने ही केवल पेमेंट हुआ था पार्सली। मैंने 50 लाख का घर लिया, 5 लाख पहला किस्त मैंने बिल्डर को दिया था पोजीशन मिलने से पहले, तो ये मेरा 37,500 ईयरली पेमेंट था। इसको डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम भगा देंगे 12 से, तो मेरा मंथली निकल जाएगा, तो ये बराबर हो जाता है 3125। तो जैसे मैंने 5 लाख का डिसबर्स कराया था लोन, तो हमको मेरा मंथली 3125, नेक्स्ट मंथ हम मान लेते हैं कि, या 6 महीने के बाद हम मान लेते हैं कि अगेन हमको 5 लाख रुपया बिल्डर को देना है, तो 6 महीने तक मेरा यही चलेगा। 6 मंथ के बाद इसमें फिर से 3125, नेक्स्ट 5 लाख का जो था वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो 6 महीने के बाद मेरा टोटल अमाउंट 6250 हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है प्री ईएमआई। अब आते हैं हम कि प्री ईएमआई और फुल ईएमआई का डिफरेंसेस क्या होता है। तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि प्री ईएमआई में केवल जो डिस्पोजल अमाउंट होता है, डिसबर्सल पार्ट होता है, उसके ऊपर ही रहता है। फुल ईएमआई में पूरा पूरा लोन अमाउंट का रहता है। इंटरेस्ट पार्ट कैलकुलेशन ही होता है, इसमें प्रिंसिपल नहीं होते प्री ईएमआई में, जबकि पोस्ट ईएमआई में प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट दोनों रहता है। प्री ईएमआई बिगिन
द फर्स्ट डिस्पोजल, जैसा पहला पेमेंट किया मैंने बिल्डर को तभी से स्टार्ट होगा ये फाइनल डिस्बर्समेंट मेरा पोजीशन मिलने के बाद। प्रिंसिपल अमाउंट डज नॉट रिड्यूस प्री ईएमआई में, लेकिन फुल ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट हर किस्त के बाद मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होता है। प्री ईएमआई में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होते, जबकि फुल ईएमआई में टैक्स बेनिफिट मिलता है। बट यहाँ बात 80C की कर रहे हैं, लेकिन जब हम 24 की बात करें जिसमें कि मेरा रिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, असेट होता है, तो वो इंटरेस्ट का हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा प्री ईएमआई में भी। ये सूटेबल है प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्ट करते हैं, तब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रेट बढ़ा मैं प्रॉपर्टी सेल करूँगा तब। और फुल ईएमआई ज़्यादा सूटेबल होता है अगर यूजेस फॉर सेल्फ यूज़ के लिए हम प्रॉपर्टी लेते हैं। प्री ईएमआई end up with the paying extra interest. It is risky in case of the delay of construction. जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन का डिले होता है, पोजीशन मिलने में हमको डिले होता है, तो वैसे केस में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, जो एक रिस्की पार्ट है। इसमें कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं रहता है। लोन पेबैक डज नॉट स्टार्टेड विथ प्री ईएमआई, जबकि यहाँ पे लोन पेबैक स्टार्टेड विथ फुल ईएमआई में होता है। अब हम आते हैं कि क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना चाहिए अगर मैंने प्री ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट किया तो। पहला तो ये कॉस्टलियर होता है क्योंकि केवल इंटरेस्ट ही चुकाना रहता है। फाइनेंशियल कंडीशन और कैपेसिटी टू रिपे द डेट है तो ही ले सकते हैं। चेक इफ़ यू आर एबल टू withstand with additional pre-EMI along with your expenses. पर्पस ऑफ द बाइंग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट यूज पर्पस से। आज मैंने घर खरीदा, 4 साल के बाद मैं बेचूंगा, केवल इंटरेस्ट चुकाया है और मैं मान लेता हूँ कि इंटरेस्ट भी 7.5 या 8.5 है, देर आफ्टर हमको घर से रिटर्न 14% 15% मिलेगा, तो ये ऑप्शन अच्छा है प्री ईएमआई का। फाइंड आउट द पोटेंशियल रिटर्न फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कैलकुलेट opportunity cost of the money you can save pre-EMI. Tax benefit does not apply interest amount by the starting stage. In case of delay in a property construction you may have to pay additional EMI. मानो मैंने घर लिया है और उस पोजीशन में डिले हुआ तो मेरा इंटरेस्ट पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि यहाँ से मेट्रो गुजरने वाला है मेरे प्रॉपर्टी से, मेरा भाव डबल ट्रिपल होगा, फिर हमको सेल करना ही है। ऐसे केसेस में मैंने केवल प्री ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट किया है और इंटरेस्ट पार्ट पे किया है, और जानता हूँ मैं कि प्रॉपर्टी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वैसे केस में एक हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं इसका। तो ये मेरा प्री ईएमआई पोस्ट ईएमआई के ऊपर था। थैंक्स अ लॉट।